इसी परिप्रेक्ष्य में जब मनुष्य चलता है तो चलने के लिए 3 चीज चाहिए। पहला चाहिए प्रेरणा, दूसरा चाहिए रसद सामर्थ्य, और तीसरा चाहिए लक्ष्य। तो यह प्रेरणा जो है चलने के लिए हमेशा उसको जागृत करे, सो नहीं उठो चले, हमेशा धक्का देकर चलाते रहे, वो प्रेरणा उसको चलाता है मनुष्य को। दूसरा है रसद, जो चलने की सामर्थ्य हो, और तीसरा यह जो मेरा नव मानवतावाद है, जिसको हम आगे डिफाइन करेंगे क्या चीज है। तो अभी हम जाने कि नव मानवतावाद क्या है। ईश्वर केंद्रित दर्शन। यह ईश्वर केंद्रित दर्शन बहुत सारे दुनिया में कैसे आए, मैटर्ड सेंटर्ड फिलोसफी आए, सेल्फ सेंटर्ड फिलोसफी आए, डॉगमा सेंटर्ड फिलोसफी आए, उसी प्रकार से आनंद मार्ग दर्शन जो है, जिसके तहत नव मानवतावाद है, वह ईश्वर केंद्रित दर्शन है, गॉड सेंटर्ड दर्शन है, जिसका कि लक्ष्य मानते हैं यह सभी मनुष्यों का, सभी जीवों का, सभी अजैब जैव सभी चीजों का लक्ष्य क्या है, परम पुरुष परमात्मा है। इसको लक्ष्य करके ही दर्शन का, इसलिए इसको कहते हैं ईश्वर केंद्रित दर्शन। इसका आइडियोलॉजी क्या है, लक्ष्य क्या है, तो परमात्मा है। और यह कैसे प्राप्ति होगा, तो यह आइडियोलॉजी जगत हिताय के माध्यम से होगा। तो इसमें क्या है कि आत्मा के मोक्ष की बात हम लोग करते हैं। हम नव मानवता के तहत हम क्या करते हैं, बुद्धि की मुक्ति की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत नव मानवतावाद आता है। तो आत्मोक्षार्थम का जो पाठ होगा, यह हम क्या कैसे सॉल्यूशन करते हैं, तो यह करते हैं हम आध्यात्मिक दर्शन के माध्यम से और आध्यात्मिक साधना पद्धति के माध्यम से। आध्यात्मिक दर्शन में बताता है कि मुझे किधर चलना है। अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तो मेरा समय बर्बाद होगा, आना जाना चलता रहेगा कई जीवन, लेकिन लक्ष्य के क्या करना पड़ेगा, घूमते रहेगा, मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। तो हमको क्या है, आत्मोक्षार्थ के लिए आध्यात्म दर्शन की आवश्यकता पड़ती है, जो बताता है लक्ष्य मेरा क्या है, कि मनुष्य का लक्ष्य क्या है। और दूसरा क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेंगे, तो आध्यात्मिक साधना पद्धति जो मेरा है, साधना है, उसके माध्यम से हम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो जिससे क्या होगा, मेरा आत्मोक्षार्थ की बात होगी। और दूसरा आता जगत हिताय च। जगत हित की बात कैसे करते हैं हम, तो समाज शास्त्र के माध्यम से, चर्याचर के माध्यम से, जो क्या चर है और क्या चर है, क्या डूज है, क्या डॉन्ट्स है। और दूसरा है प्राउड, जो मेरा सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक दर्शन है, जिसके माध्यम से हम यह जगत हित का बात करते हैं। और तीसरा नव मानवतावाद पर आधारित मेरा होगा, तो यह न्यूमनिस्टिक होगा, जिसके माध्यम से क्या होगा, यह सामाजिक दृष्टिकोण होगा, जिसमें क्या होगा, जो मानवतावाद जिसको क्या हम लोग कहते हैं कि केवल मानवतावाद मनुष्य के दायरे में लेकर चलता है, यह नहीं, यह मानवतावाद का एक्सटेंडेड फॉर्म है। यह क्या है, पेड़ पौधा पशु पक्षी जैव अजैव कीट पतंग जितना भी पत्थर काट सभी को लेकर जो बांधता है, वही नव मानवतावाद कैटेगरी में आता है। तो यह जगत हिताचार समाज शास्त्र प्राउड और नमतावाद आधारित है, और यह ईश्वर केंद्रित दर्शन है। यह जो ईश्वर केंद्रित दर्शन है, यह जो मेरा है, यह यही बात ईश्वर केंद्रित दर्शन है। मोक्ष पथ है, पाथ है सद्य, यह साल्वेशन का पथ है। यह क्या है, यह जो पाथ मेरा है, यह त्रिस्तरीय है। ईश्वर का दर्शन जो है मेरा, यह त्रिस्तरीय दर्शन है। जो कहा जाता है, पहला क्या है, यह सामाजिक आर्थिक पहलू जो मेरा प्राउड है, क्योंकि बराबर हम लोग कहते आए हैं, भूखे भजन हो गोपाला ले लो अपनी कंठी माला। अगर हम उसको नहीं देंगे, भात रोटी नहीं देंगे, तो मानसिक विकास नहीं कर सकता है। अब मानसिक विकास नहीं होगा तो आध्यात्मिक विकास की बहुत सपने की बात हो जाएगी। इसलिए पहला हम लोग का है
यह वास्तविक मोक्ष का पथ जो मेरा है, यह न मानवतावाद जो ईश्वर केंद्रित दर्शन होगा। पहला सामाजिक आर्थिक पहलू होगा प्राउड, दूसरा होगा मानसिक बौद्धिक पहलू जो मेरा होगा नियोमिज्म है। इसमें क्या होगा, बुद्धि की मुक्ति होगा, मन का मुक्ति होगा। मेरा जो छोटे छोटे संकीर्ण विचारों में बंधा हुआ है, 360 डिग्री का विजन नहीं है, वह उसको मुक्त करता है इस बंधन से। कहता है सा विद्या विमुक्त है, वास्तविक यही विमुक्त करता है हमको, मुक्ति ने विमुक्ति दिलाता है न मानवतावाद। और तीसरा है आध्यात्मिक बोधि, यानी स्पिरिचुअल कल्ट, आध्यात्मिक साधना पद्धति, अर्थात शरीर मन और आत्मा को मुक्त करता है। यह ईश्वर जो केंद्रित मेरा दर्शन है, तो उसमें हम बात करेंगे जो मुख्य रूप से दूसरा पहलू है, सामाजिक आर्थिक पहलू जो मेरा प्राउड है वह पहला हो गया, और तीसरा आध्यात्मिक बोधु पहले स्पिरिचुअल कल्ट हो गया, यह मेरा तीसरा है। इसलिए पहले और तीसरे पर चर्चा न करके, क्योंकि टॉपिक है न्यू ह्यूमनिज्म, इसलिए न्यू ह्यूमनिज्म पर चर्चा करेंगे। दूसरा मानसिक बौद्धिक पहलू, तो यह जो न मानवतावाद है यह ईश्वर केंद्रित दर्शन है। इन तीनों पहलुओं में हमको संतुलन रखने की जरूरत है। यह जो है शरीर मन आत्मा, यानी कि प्राउड फिलोसफी जो हमको भौतिक का भौतिकता की मुक्ति कराएगा, और मानसिकता की मुक्ति कराएगा, और आत्मा की मुक्ति कराएगा। यह तीनों में सामंजस्य होना चाहिए। तो न मानवतावाद क्या है, प्राउड को आध्यात्मिक दर्शन से जोड़ता है। न मानवतावाद प्राउड को आध्यात्मिक दर्शन से जोड़ता है। प्राउड समाज दर्शन का निर्धारण करता है, निर्माण करता है, अर्थात समाज शास्त्र, समाज दर्शन तथा आध्यात्मिक दर्शन, ये तीनों मिलकर आइडियोलॉजी, भावादर्श का निर्माण करता है। और यह आइडियोलॉजी विप्लव का केंद्र होना चाहिए। एंड दिस आइडियोलॉजी शुड बी द न्यूक्लियस ऑफ रिवॉल्यूशन। अध्यात्म क्या है, एक तांत्रिक चिड़िया की भांति है। जैसे क्या होता है, एक तांत्रिक चिड़िया जिसमें क्या होता है, तांत्रिक चिड़िया के दो, एक जैसे आगम एक निगम, जैसे माँ पार्वती के द्वारा प्रश्न किया आता है और भगवान सदाशिव के द्वारा क्या उत्तर दिया जाता है। तो यह अध्यात्म क्या, एक तांत्रिक चिड़िया के बाद इसके दो पंख होते हैं, आगम एवं निगम की तरह। उसी प्रकार यह अध्यात्म रूपी चिड़िया, एक पंख है, एक पंख प्राप्त है, और दूसरा क्या है, नव मानवतावाद है। यह चिड़िया, यह तांत्रिक चिड़िया जो है की ओर सुंदर ढंग से उड़ान भरते हुए चलता जा रहा है और चलता जाएगा। प्राप्त नव मानवतावाद आध्यात्मिक साधना के बीच संतुलन कायम रखता है। अब यह नवतावाद पहलू के व्यवहारिक पक्ष में दो प्रकार का सेवा मूलक दर्शन का यहाँ प्रावधान है। नवमानवतावादी पहलू में आध्यात्मिक दर्शन के पक्ष में पहलू है। पहला क्या इसमें है सेवा मूलक का, पहला क्या है, इनएनिमेट वर्ल्ड, यानी कि नवमानवतावाद का अजैव दर्शन, न लिविंग वर्ल्ड को भी यह सेवा प्रदान करता है। जैसे हो गया जो भी मेरा जो कीट पत्थर पहाड़ जो है, ये सबों का ध्यान रखता है, किसी का भी दुरुपयोग या दुरुपयोग होने का सोचता है, सभी का कल्याण सोचता है कि आने वाले समय में इसका भी विकास होते होते यह भी परम चैतन्य के रूप में आने वाले दिन, तो उसका भी प्रॉपर यह ख्याल रखता है। और दूसरा क्या है, एनिमेट वर्ल्ड, नव मानवतावाद का भी यह जो है जैव दर्शन, उसका भी ख्याल रखता है, यानी कि पशु पक्षी पेड़ पौधा स्थावर जंगम मनुष्य सभी का यह ख्याल रखता है। यह दोनों पहलू का अंदर में लेता है यह। और यह जो है जैसा बताए हम, इसमें मनुष्य पहाड़, धरती के अंदर परमाणु का विस्फोट, पर्यावरण संतुलन, सभी का कभी नष्ट नहीं करने का यह कभी सोचता नहीं है, नष्ट करने का नहीं, अजैव जगत की नुकसान पहुंचाने का भी, तो सभी का यह करता है यह, यानी सभी को
या कल्याण की बात सोचता है, यानी मानवतावाद की बात को बढ़ाते हुए जड़ चेतन जो है, स्थावर जंगम, पशु पक्षी पेड़ पौधा सभी को अपने अपने प्यार के अंदर समेटता है, उसको हम बोलते हैं नम्रतावाद। अब नम्रता दर्शन में मानसिक गति का 3 पथ होता है। अब नम्रतावाद में मन का मुक्ति होता है, जो मन मेरा बंधा हुआ है उसको मुक्त करना है। तो हम जानते हैं मनुष्य क्या होता है, मन प्रधान जीव है। मनुष्य क्या है, मन प्रधान जीव है, अधिक मन प्रधान है। जैसे कोई आदमी को खाना दिया जाए, कोई कष्ट की बात कहकर अब खाना दे दिया जाए तो वो खाना खाना पसंद नहीं करता है, इसलिए कि उसका मन प्रभावित हो चुका है कष्ट से, इसलिए वह खाना खाना पसंद नहीं करता है। अर्थात मनुष्य क्या, मन प्रधान जीव। अब मनुष्य मन प्रधान जीव है, तो मनुष्य मन कैसे काम करता है, इस चीज को हम देखेंगे। तो मनुष्य का जो मन काम करता है उसका 3 रास्ते हैं। एक रास्ते हैं विवेक का पथ। विवेक का पथ क्या होता है, जो मान लिया जाए कोई अपराधी मेरे पास आया, वह विचार करता है कि एक तरफ विचार करता है हो सकता अपराधी है, दूसरा तरफ विचार करता है निरपराधी है। तो यह बारंबार यह विचार करते हुए कि यह तर्क वितर्क लॉजिक से यह क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, यह सब तर्क वितर्क करते हुए जो विचार करते हैं, और एक विचार जो है श्रेय पर जाकर जब टिकता है, जो मनुष्य को आगे लेकर जाता है, जो प्रे की ओर नहीं जाता है, उस विचार को जब एक जगह पर पहुंच जाता है, विचार को हम सिद्धांत बोलते हैं। और वह सिद्धांत जो मेरा श्रेय की ओर ले आता है, परमात्मा की ओर ले आता है, जो ऊर्ध्व गति की ओर ले आता है, उसको हम श्रेय कहते हैं। और जब उस श्रेय पर विचार पहुंच जाता है उसको हम विवेक कहते हैं। तो विवेक क्या अर्थ है, लॉजिक पर तर्क वितर्क विचार करके सिद्धांत पर पहुंचता है। तो वह प्रकार से मन क्या करता है, इस प्रकार से सोचता है, विवेक पर पहुंचता है। इस प्रकार से मनुष्य क्या है कि बहुत प्रकार के भ्रांतियां समाज में है, बहुत प्रकार के दक्यानुसी विचार है, बहुत प्रकार के या जो डॉगमा है, अंधविश्वास है, उसको क्या करता है, विवेक के आधार पर उससे अपने आप को बचाता है। तो बचाता है तो हमको नम्रतावाद में प्रतिष्ठित होने में सहायक होता है। और दूसरा है मन सोचता है, दूसरा तरीका भाव प्रवणता, सेंटिमेंट के आधार पर, जैसे बिना उचित अनुचित, बिना किसी लॉजिक रीजनिंग का विचार करते हुए अंधाधुन किसी ओर दौड़ गया, मन में हुआ ये अच्छा काम है, दौड़ गया। अब उसके मन में आगे समाज का इस प्रकार से हम हित कर सकते हैं। अब उसमें मात्र सेंटिमेंट एक है, सेंटिमेंट है कि अपने हम जाति का विशेष का, अपने संप्रदाय विशेष का, अपने धर्म मजहब मत के विशेष का हम क्या करें, कल्याण करना चाहते हैं। अब उसमें क्या है, उसके मन में आया सेंटिमेंट आया, अब वो हो सकता है उसके जानकारी में नहीं हो कि गलत या सही है, मन में उसके आया अच्छा विचार आया कि अच्छा हो सकता है, हम कल्याण कर सकते हैं, दौड़ गया उसके तरफ, बिना किसी तर्क वितर्क, बिना कोई लॉजिक के, सेंटिमेंट में आया, एक दौड़, अंधाधुंध दौड़ आया, मन में आया, भावेरस आया, दौड़ गया। हो सकता है उससे कभी वो अच्छा भी हो सकता है, उससे उस भाव प्रवणता से, उस सेंटिमेंट से बिना तर्क का चूंकि दौड़ रहा है, कोई लॉजिक रीजनिंग नहीं है। हो सकता है कि अच्छा भी हो जाए, हो सकता है बहुत खराब भी हो जाए, हो सकता है समाज का बहुत बुरा अवस्था भी हो जाए, खराब स्थिति हो जाए। तो बिना सोचे समझे अंधाधुंध किसी तरफ दौड़ जाने को हम कहते हैं सेंटिमेंट कहते हैं। तो मन ऐसे सोचता है, इससे अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। लेकिन अभी तक यही पाया गया है कि सेंटिमेंट बिना लॉजिक रीजनिंग के आगे बढ़ता है, उससे क्या होता है, समाज का व्यक्तिगत हो या समष्टिगत हो, हानि ही होता है। तीसरा पथ है भक्ति का पथ है ना। इस प्रकार से हम आगे और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मन इस प्रकार से सोचता है। तो मन हमको कैसा है, एक एक करके हम सबका अध्ययन करेंगे। यह मेरा खाका था जिसको हम आगे बढ़ते गए। अब एक एक करके हम सोचते जाएंगे
जिसको हम देखेंगे, जैसा कि हम बताए कि यह जो है मेरा, तो यह जो विवेक है मेरा, जो हम आगे पहला जो नवोदय दर्शन में मानसिक गति के जो 3 तरीका है मन के सोचने के, हम विवेक पर देखें। तो विवेक के पथ में क्या है, रेशनल माइंड है, जो 2 तरह से विकसित होता है। अब विवेक मेरा डेवलप कैसा, विवेक तो पहला हुआ कि लॉजिक रीजनिंग के तहत जो हम उचित अनुचित का सोचते थिंकिंग करते हुए जब एक सिद्धांत पर पहुंचते हैं और श्रेय को जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी को हम विवेक कहते हैं। अब विवेक की जागृत कैसे होता है, विवेक आता कैसे हमको है, तो विवेक 2 तरीका से आता है। अधिक से अधिक हम अध्ययन करें, स्टडी करें। हमको अध्ययन जानकारी नहीं रहेगा, हमको बहुत सारा मैटर के बारे में, बहुत सारा विषय के बारे में जानकारी नहीं रहेगा, तो हम एक खास उचित अनुचित का निर्णय करने पर हम नहीं पहुंच सकते हैं, क्या उचित क्या अनुचित है। तो अधिक से अधिक स्टडी करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। और दूसरा है कि जो विद्वान लोग कुछ माने कोई पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़ा लिखा भी है, तो क्या है कि हम सुनकर, बड़े लोग से, विद्वान से प्रवचन सुनकर, अच्छे अच्छे बातों को सत्संग में रहकर हम क्या कर अच्छे बातों को सुनते हैं, और तब जाके कोई समस्या आता है तो उस पर उचित अनुचित का हम क्या करते हैं कि तर्क वितर्क से अपने सिद्धांत पर पहुंचते हैं। इस प्रकार से मेरा विवेक डेवलप होता है। अब इस दोनों प्रकार का है, क्या हो सकता है इसमें कि यह त्रुटि भी हो सकता है, दोनों प्रकार की त्रुटियों मिल सकती है। उन त्रुटियों में क्या है कि हमको यह त्रुटि को भी दूर करना पड़ेगा। अज्ञानता जो मेरे अंदर में है, पढ़ लिख कर या समय के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि दिमाग से विस्मृति हो गया है, तो हमको क्या हमेशा तरोताजा करके अपने अपने समय अनुकूल, अपने वैज्ञानिक अनुसार जो अपने आप को अप टू डेट करना पड़ेगा, पूरा सामाजिक परिवेश से अवगत रखते हुए स्टडी करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, त्रुटि से हम क्या है बच सकते हैं। वो इससे हम क्या है कि विवेक जागृत करने के लिए हमको सावधानी से एवं काफी अध्ययन करने की जरूरत है। अगर सावधानी से तो काम गड़बड़ा जाएगा। अब अध्ययन क्या है, एक होता है हमको अध्ययन स्वाध्याय करना पड़ेगा, एक होता है किसी प्रकार किसी बात को पढ़ना, अध्ययन होता है। और जो भी चीज पढ़ते हैं हम समाज में, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी जो भी पढ़ते हैं, इतिहास भूगोल, तो अध्ययन के तहत तो आध्यात्मिकता की बात लेकर पढ़ते, उसको स्वाध्याय के अंदर में आता है। और समझ जो पढ़ते हैं उसको जीवन में उतारते हैं, उसे हम स्वाध्याय कहते हैं। तो यह जो है स्वाध्याय करने की आवश्यकता है हर विषय को। और यह स्वाध्याय किस प्रकार से, जैसे मान लिया जो हम बोलते हैं स्वर्णिका या स्वर्णिका या सुरालयं गच्छति, नारद गच्छति, तो स्वर्णिक सुरालयं गच्छति, अगर हम ठीक से अध्ययन नहीं करेंगे तो यहाँ सुरालय मतलब दोनों हो जाएगा। स्वर्णिक में वहां पर क्या होगा कि शराब खाना में जाना चाहिए, और दूसरा तरफ नारद क्या है, सुरों के आलम, देवता के आलम जाना चाहिए। इसका अर्थपूर्ण ढंग से हम अध्ययन नहीं करेंगे तो हम ठीक से विवेक पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए हमको सावधानी से एवं काफी अध्ययन करने की आवश्यकता है, तब हम विवेक पर पहुंचेंगे। दूसरा बताया पहले, क्या उचित क्या अनुचित, किसी चीज के सकारात्मक या नकारात्मक पहलू, दोनों पहलुओं का अच्छी तरह जांच करने की आवश्यकता है। अगर जांच नहीं करेंगे तो सही मायने में हम विवेक पर नहीं पहुंचेंगे। और तीसरा है कि जब अंत में एक पूर्ण निर्णय या स्पष्ट निष्कर्ष पर विवेकपूर्ण ढंग से जब पहुंच जाते हैं, तभी कहेंगे यह पूर्ण निर्णय, स्पष्ट निर्णय, स्पष्ट ही सिद्धांत कहलाता है। विवेक का प्रकार कहे जाते हैं। अब विवेक भी क्या है, 5 प्रकार का होता है। अब विवेक भी, हेलो आवाज पहुंच रही है मेरी, हेलो आवाज पहुंच रही है, हेलो आवाज आ रही है, ठीक बोलते जाइए। आवाज आ रही है दादा, बोलिए। अब विवेक भी है 5 प्रकार का, जिसको हम पंच विवेक के नाम से जानते हैं। एक है नित्यानित्य विवेक, एक है द्वैताद्वैत विवेक, एक आत्मानात्म विवेक, एक है पंच कोश विवेक, एक है महावाक्य विवेक।
5 प्रकार के विवेक में हमको प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। और यह जैसे विवेक है, पहला विवेक है नित्य अनित्य विवेक। हमको नित्य क्या है, अनित्य। तो नित्य क्या है, देश काल पात्र के परे होते हैं, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। अनित्य क्या होता है, देश काल पात्र के अंतर्गत आता है, जो समय के द्वारा परिवर्तित आता है। जैसे वो कभी परिवर्तनशील नहीं होता है। और मजहब जो है जगह जगह परिवर्तनशील होता है। वह कहता हम हिंदू हैं, कोई कहता है मुस्लिम है, कोई कहता है सिख है, कोई ईसाई है। अपने 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 जो है मजहबी दर्शन पर टिके होते हैं, जो मनुष्य मनुष्य को बांट देता है। धर्म जो है मनुष्य को एक साथ जोड़ता है, जो कभी परिवर्तनशील नहीं होता है, जो कि मनुष्य का एक परम चरम आदर्श है। तो यह जो है हमको जानना पड़ेगा नित्य अनित्य। और यह विवेक जागृत करते हैं तो उसको कहते हैं नित्य अनित्य विवेक, यानी नित्य अनित्य विवेक। दूसरा है द्वैताद्वैत विवेक, द्वैत अद्वैत विवेक। तो क्या है कि पहले होते हैं भक्त और भक्त, बाद में होते हैं जो शुरू में भगवान और भक्त का जो रहता है, जो विचार, वह विचार करते करते अंत में जैसे जो नगर विज्ञान के माध्यम से चलता है, द्वैत अद्वैत करते हुए, और जब आगे बढ़ते बढ़ते परमात्मा में जब अपने आप को विलीन कर जाता है, जो मोहन विज्ञान में प्रतीत हो जाता है, यहाँ पर मात्र कोई नहीं है, अद्वैत है, मात्र परमात्मा है, दूसरा कोई सत्ता दुनिया में नहीं है। ऐसा समझ के जब विवेक निर्धारण करता है, उसको कहते हैं द्वैताद्वैत विवेक। आत्मनात्म विवेक तीसरा है। आत्मनात्म विवेक, मात्र आत्मा ही है, यानी परमात्मा ही सत्य है, और दूसरा सब क्या है, अनात्म है, जो आत्मा रहित है। यानी कि आत्मा तो सब में है, लेकिन हमको क्या है कि जानना पड़ेगा कि आत्मा ही जो है एक नित्य है, आत्मा ही शाश्वत है, और बाकी सब अनात्म में आते हैं। तो जो अनात्म में आते हैं उसको हम विवेक के कैटेगरी में नहीं रखते हैं, आत्मा को विवेक कैटेगरी में रखते हैं। तो आत्म अनात्म के बीच में जो हम तर्क करते हुए पहुंचते हैं उस अनात्म विवेक। इसी प्रकार से है मेरा जो यह मन है पंच कोश से बना हुआ है, अन्नमय कोश, काममय कोश, मनमय कोश, अति मानस कोश, विज्ञानमय कोश, हिरणमय कोश। यह जो मेरा मन की मलिनता है उस सभी कोशों को निपटाते हुए, सभी के मलिनता को आगे बढ़ाते हुए ऊपर में प्रतिष्ठित होने के लिए जो विवेक हम निर्धारण करते हैं, उस विवेक को कहते हैं पंचकोश विवेक। और महावाक्य विवेक कि परमात्मा ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है, सभी उन्हीं के विकास हैं, यह महावाक्य विवेक है। इस विचार करते करते इस विवेक में पहुंचते हैं तो महावाक्य विवेक कहलाता है। तो यह पंच जो मेरा है पंच विवेक, जिसको पंच विवेक के नाम से जानते हैं, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो यह काफी अध्ययन त्रुटि रहित होकर अपने आप को अप टू डेट करते हुए, सामाजिक परिवेश समस्याओं के साथ अप टू डेट करते हुए, अनुचित उचित का विचार करते हुए जब तक उस सिद्धांत पर पहुंचते हैं, पूरे पंच जो विवेक पर पहुंचते हैं, तो हम क्या है कि वास्तविक हम विवेक का जागृत करते हैं। और समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, अपने आप को बचाकर हम सभी जो मेरा चर अचर स्थावर जंग है, सभी को इस विवेक के कसौटी पर अंधविश्वास से, सभी जड़ताओं से मुक्त होकर नव मानवतावाद में हम क्या होंगे कि या परिणत हो जाएंगे, यानी स्थापित हो पाएंगे। अब क्या है, यह जो मेरा पंच विवेक जो मेरा हुआ, नित्य भाव देश जो भी बात देखे सब कुछ करते हुए हम पहुंच गए विवेक में। अब दूसरा है मेरा क्या चीज, भाव प्रवणता का पक्ष। जैसा हम पहले बताए कि मन सोचता है 3 तरीके से, ऐसे एक तरीका और भी है, लेकिन मुख्य रूप से 3 तरीका से चलता है। तो क्या पहला बताए विवेक के पद से मन चलता है, सोचता है विवेक के आधार पर। दूसरा सेंटिमेंट के आधार पर। और तीसरा बताएं कि
यह जो है, जो हम देखे भक्ति, भक्ति का देखे हम लोग, भक्ति का पथ होता है, तो तीसरा है भक्ति का पथ। लेकिन तीसरा एक और है, जैसे मान लिया जाए इनबॉर्न इंस्टिंक्ट से भी गाइड होता है लोग। जैसे मनुष्य विवेक से गया, पशु क्या है कि पशु में उतना मनुष्य के कैटेगरी का उन्नत नहीं होता है विवेक, पशु में थोड़ा कम विवेक होता है। और इनबॉर्न इंस्टिंक्ट उससे भी अनुन्नत होता है। जैसे ऑक्टोपस है, वह अनुन्नत जीव है। मच्छर है, अनुन्नत जीव है, वह इनबॉर्न इंस्टिंक्ट से चलता है, उसमें भाव बढ़ता भी नहीं रहता है। और वो मच्छर है, किसी के देह पर बैठेगा खून चूसना स्टार्ट कर देगा। ऑक्टोपस है, देखेगा ऐसे ऐसे हाथ चला रहा है, बस वो पकड़ लेगा, इनबॉर्न इंस्टिंक्ट है। तो वहां सेंटिमेंट भी नहीं। और जानवर है, जानवर को क्या भाव प्रवणता से चलता है, वह देखता हरा घास है बकरी, बस मुंह लगा देगा, उसको नहीं डर है कि मालिक से पूछे कि नहीं, बस हरा घास देखा मुंह मार दिया, है कि नहीं। तो इस प्रकार से मनुष्य, इस प्रकार से क्या आता है, कुछ मनुष्य जो है ऐसे भी सोचते हैं जो विवेक जिसमें जागृत नहीं होता है। तो मन जो प्रधान सेंटिमेंट से भी चलता है, उसमें जो है सेंटिमेंट है भाव प्रवणता का पथ। भाव प्रवणता क्या है कि दूसरे को भले ही कष्ट हो, अपने भलाई होने चाहिए, इस बात पर आधारित बिना उचित अनुचित का निर्णय किए अंधे की तरह दौड़ने को भाव प्रवणता कहते हैं। जो दूसरे की भले हो, भलाई हो कि नहीं हो, मेरा भलाई होना चाहिए, इस बात पर आधारित बिना उचित अनुचित का निर्णय अंधे की तरह जब दौड़ जाता है, तो उसी को हम कहते हैं भाव प्रवण, यानी पाथ ऑफ सेंटिमेंट, या आत्म सुख तत्व पर आधारित होता है। तो यह जो शुरू में बोले कि मनुष्य काम करता है दो प्रेरणा से, जैसा कि बताया कि शुरू में एक करता है, पहला चलने का पथ क्या चाहिए, और दूसरा चाहिए क्या चीज, तो रसक सामर्थ, और तीसरा क्या चीज चाहिए, तो यह लक्ष्य। तो लक्ष्य तो हमको क्या होना चाहिए, परमात्मा। तो यह लक्ष्य मनुष्य का होना चाहिए, जो विवेक जागृत करता है, विवेक के माध्यम से पहुंचेंगे हम परमात्मा की तरफ, श्रेय की तरफ बढ़ेंगे। और यह प्रेरणा है, तो प्रेरणा दो प्रकार का होता है। तो मुख्य रहता है प्रेरणा कि भाई कोई भी काम करता है आत्म सुख के लिए, हम दुकान खोलते हैं पैसा कमाएंगे, अपना सुख साधन का सामान जुटाएंगे, सुख भोग करेंगे, तो यह आत्म सुख तत्व हो गया। चाहे हर आदमी जानता है, पढ़ा लिखा भी जानता है, यह आत्म सुख तत्व होता है, भाव जड़ता पर आधारित होता है। यह क्या है, डॉगमा पर आधारित होता है। और यह बाबा जो है, इसको जो अंधाधुन किसी अंधविश्वास के तहत जो दौड़ता है, उसको कहते हैं भाव जड़ता, या डॉगमा कहते हैं। कितना लोग इसको बोलते हैं फतवा जारी कर देना, बाबा बोलते हैं फतवा मैं उतना स्वीकार नहीं करता हूँ, भाव जड़ता को स्वीकार करता हूँ। तो यह जो है आत्म सुख तत्व है, भाव जड़ता पर आधारित होता है, डॉगमा पर आधारित होता है। आज पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं कि भाई यह गलत है, डॉक्टर बन जाते हैं, वो जानते हैं किडनी बेचना गड़बड़ है, लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपने आप को बहाली आते हैं रोजी रोटी के लिए। अब बड़े बड़े कारपोरेट घराना हॉस्पिटल कहते हैं कि किडनी निकाल लो, वो जानते हैं खराब चीज है निकालना, लेकिन उसके बाद भी अपने को गिरवी में डाल दिए हैं, किडनी बेचते हैं। बड़े बड़े इंजीनियर जानते हैं कि भाई कमीशन लेकर पुल धसाना गड़बड़ चीज है, लेकिन अपने आप को गिरवी में या अंधविश्वास में अपने आप के अपने माथा को सीज करवा दिए हैं, अपने आप को एक दायरा में बांध कर रख दिए हैं, वो जानते हुए भी यह बात गलत करते हैं। इस प्रकार के सेंटिमेंट में या दूसरे का भलाई हो कि नहीं हो, हमको अच्छा पेमेंट मिल रहा है, हम किडनी बेच दे कि पुल धसा दे, या हम धर्म मत बड़े बड़े आजकल साधु महात्मा जो है, या जो सो धर्म की मजहब की बात करते हैं, चाहे समाज का भले नष्ट नाबूद हो जाए, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, दूसरे की भलाई हो या कि ना हो, उचित अनुचित का निर्णय बिना किए हुए अंधे की ओर जो दौड़ जाता है,
इसको कहते हैं हम भाव प्रवणता कहते हैं, जो आत्म सुख तत्व पर आधारित होता है। लेकिन विवेक जो मेरा होगा, विवेक के आधार पर जो हम निर्णय करेंगे, जो श्रेय की ओर जाएंगे, वह क्या होगा, सम समाज तत्व पर आधारित होगा। वो उसके आधार पर ऐसे शोषण विहीन समाज का निर्माण करेगा जो पूरे समाज को श्रेय की ओर ले जाएगा, परमात्मा की ओर ले जाएगा। ऐसे व्यवस्था को हम, ऐसे विचार को हम समाज तत्व आधारित यह समाज हम कहते हैं। तो मेरा जो होगा यह समाज निर्माण होगा न मानवता आधारित, वह सम समाज तत्व पर होगा, न कि यह भाव प्रवणता पर होगा, आत्म सुख तत्व पर आधारित होगा। यह क्या होगा, यह सेल्फ सेंटिमेंट आधारित नहीं होगा। तो यह भाव प्रवणता भी जो होता है 3 प्रकार का होता है। भाव प्रवणता या सेंटिमेंट 3 प्रकार का होता है। एक होता है भाव प्रवणता, जिसको बोलते हैं जियो सेंटिमेंट, जो एक खास भूभाग से रिलेटेड होता है, खास भूभाग से रिलेटेड होता है, जिसका क्या है, प्रवणता सेंटिमेंट एक खास एरिया से जुड़ा हुआ है। और दूसरा सामाजिक भाव प्रवणता, जिसका एक एक करके विस्तार से हम वर्णन करेंगे। दूसरा है सामाजिक भाव प्रवणता, सोशियो सेंटिमेंट, सामाजिक भाव प्रवणता। और तीसरा है मानविक भाव प्रवणता, जनरल ह्यूमन सेंटिमेंट, सामान्य मानवतावादी भाव प्रवणता। यह जो प्रवणता जो देख रहे हैं, या मानवतावाद जो देख रहे हैं, आज तक जितना मानवतावाद हम लोग बात करते हैं, बड़े बड़े हम लोग स्कॉलर को देखते हैं कि मानवता की बात करते करते इतना है ना, इतना घरियाली आंसू बहा के अपने आंख के आंसू को सुखा देते हैं। लेकिन वही आदमी बोलते हैं हिलसा मछली खा के और उसका साथ झोड़ पी के अपने आप को मन मस्त करते रहते हैं। उनको पता नहीं रहता है कि मछली अपना गर्दन खुशी खुशी नहीं कटवाया होगा। तो इसलिए यह मानवतावाद की बात से नहीं चलेगा, न मानवतावाद भी हमको लाना पड़ेगा। तो यह मानवतावाद जो है, यह भाव प्रवणतावाद जो है 3 प्रकार का बताए हम लोग कि भाव प्रवणतावाद जियो सेंटिमेंट, दूसरा है सामाजिक भाव प्रवणता सोशो सेंटिमेंट, तीसरा क्या है मानविक भाव प्रवणता जनरल ह्यूमन सेंटिमेंट, यानी सामान्य मानवतावादी भाव प्रवणता। और भाव या भौगोलिक भाव प्रवणता या जियो सेंटिमेंट क्या है, तो भाव प्रवणता क्या बताए कि एक खास भूखंड को केंद्रित करके उसके सेंटिमेंट को भाव प्रवणता की ओर बहा देना, है ना। किसी भूखंड को केंद्रित करके अपने सेंटिमेंट को उसकी ओर अंधाधुंध बहा देना, उसको कहते हैं हम भाव या भौगोलिक भाव प्रवणता, यानी द सेंटिमेंट that grows out of the love for the indigenous soil of a country or a particular territory or geographical country is called या areas जियो सेंटिमेंट। वह आंख कान खोलकर देखता नहीं है हम जो कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित है, युक्तिपूर्ण है या औक्तिक है। इस परिस्थिति में भाव प्रवणता मुक्ति विज्ञान कर देता है एवं प्रवृत्ति काल में कुछ संस्कार के युक्ति विज्ञान में स्थानांतरित कर देता है। कुछ देर के लिए लगता है कि हम क्या है कि हम इसका कल्याण कर रहे हैं, लेकिन बाद में वही डॉगमा में परिणत हो जाता है। जैसे क्या हम लोग का देखिए, जैसे बहुत जगह हम पर्टिकुलर एरिया आप लोग सब समझ रहे हैं कि बहुत जगह जैसे किसी प्रकार का, जैसे हमारे ही लीजिए बिहार में बरौनी में, वहां पर क्या है कच्चा तेल नहीं है, लेकिन खास नेता क्या किया, कच्चा तेल का रिफाइनरी वहां खोल दी। तो आता आसाम डिगबोई आता है तेल, उसको लाने जाने में सब में खर्च बढ़ छोड़ रहा है, उसे सुरक्षा पर खर्च हो रहा है, पाइप लगा खर्च कर दिया, कहीं पर निकाल के उसको कुछ कर देता है लोग, कहीं पर आग लग जाता है इतने लंबे रास्ते में। और उसको क्या किया, मात्र एक जियो सेंटिमेंट के तहत जो मेरा भाव प्रवणता के अंदर आता है, वह जियो सेंटिमेंट क्या करता है, वह तेल कहीं कच्चा था रिफाइनरी कहीं खोल दिया। अभी बाढ़ में देखिए, बाढ़ में क्या किया एक नेता, हमारे यहाँ कच्चा या क्या कोयला है नहीं, और लेकर क्या किया
खोल दिया, बाढ़ में थर्मल पावर खोल दिया। अब बताइए जब कोयला वहां सप्लाई नहीं है और कोयला नहीं होगा बाहर से, तो उस थर्मल पावर का क्या होगा? तो कहने का मतलब हुआ कि जो बेरोजगार है, रोजगार मिला उसको बेरोजगार भी हो जाएगा, उस संपत्ति का क्या होगा? तो जहां कच्चा माल था वहां बनना चाहिए, सीधा सीधी बात है भाई। तो यह जियो सेंटिमेंट के बहुत सारे कारण हैं, कितना गिना जाए। आज समाज में डेली पेपर में पढ़ने को मिलता है ऐसा ऐसा चीज। इसलिए हमको क्या करना है, लॉजिक रीजनिंग के माध्यम से विवेक में प्रतिष्ठित होकर हम मानवतावाद का पालन करके हम भाव, जो भौम भाव या भौतिक भाव प्रवणता है, जो सेंटिमेंट है, उससे हम बच सकते हैं। अगर नहीं जानेंगे हम तो उसी जाल में फंस जाएंगे और हम देश दुनिया का हित कर जाएंगे, अपना भी या समाज का भी। बाद में उसी नेता को गाली बकेगा लोग कि देखिए भाई क्या कर दिया। तो हो सकता है तत्काल कुछ लोगों को लाभ पहुंचे, लेकिन दूरगामी परिणाम इस प्रकार। सेंटिमेंट एसोसिएटेड विद पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड जियो सेंटिमेंट। अब टाइप्स ऑफ जियो सेंटिमेंट जो हम देखे उसमें क्या है, अब जियो सेंटिमेंट जो हम बताए 3 प्रकार का सेंटिमेंट होता है, एक जियो, सोशियो, दूसरा, तीसरा जनरल सेंटिमेंट। अब यह जो जियो सेंटिमेंट भी है कई प्रकार के होते हैं, आप जितना प्रकार का बना लीजिए, है कि नहीं, वो आप पर डिपेंड करेगा। जितना प्रकार का आप देखिए समस्या आ रहा है सेंटिमेंट बन जाएगा। जैसे मान लिया जाए एक जियो सोशलिज्म है, तो जियो सोशलिज्म है, और जियो सोशलिज्म या जियो सोशल सेंटिमेंट जैसे ऑल इंडिया सच एंड सच एसोसिएशन, जैसे मान लिया कि ऑल इंडिया एसोसिएशन, अब इंडिया से रिलेटेड सोसाइटी बना, रूस का साम्यवाद हो गया, अमेरिका का पूंजीवाद हो गया, भारत का प्रजातंत्र हो गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, ये सब क्या है, भारत भूखंड से जुड़े थे। वह जियो सोशलिज्म है, यह भारत के समाज को लेकर यह चला है, कोई रूस के समाज को लेकर चला है, कोई अमेरिका के समाज को लेकर चला है, यह खास भूखंड से रिलेटेड समाज को लेकर चला है। तो यह सेंटिमेंट में लेकर मनुष्य को बांध देता है, कहता है तुम्हारे लिए मर मिट रहे हैं, और उसको बांध के चलता है। बाकी क्या है, तुम अपने बारे अमेरिका के पूंजीवाद के बारे में सोच रहा है, किस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था आगे फले फूले, बाकी उस नस नाबूद देश हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। अपना उपनिवेशवाद दूसरे देश में फैलाते रहे, दूसरे का शोषण करते रहे, कच्चा माल आके पक्का माल हमारे देश में सप्लाई करके और मेरा माल लेके जा रहा है, सुख मौज कर रहा है। तो यह प्रकार का क्या होता है, इसको कहते हैं जियो सोशलिज्म। अब जियो रियलिज्म है, जियो रियलिज्म एक खास प्रकार के भूखंड से जुड़ा आदमी, मेरे घर के किनारे गंगा बहता है, गंगे के किनारे मेरा दाह संस्कार बड़ा मेरा अच्छा होगा, है कि नहीं। कोई कहता है वृंदावन का मैं धूल बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगा, कोई कहता है वृंदावन का हम दास बनना बड़ा सौभाग्य की बात है। अरे भाई वृंदावन बाबा बोलते हैं वृंदावन क्या है भाई, वहाँ मिट्टी है भाई, तो तू मिट्टी कैसे बन जाएगा भाई। कोई कहता है हम वृंदावन का भाई हम क्या धूल बन जाएंगे, भाई तुम भाई 5 तत्व से बना है, तुम धूले कैसे बनना चाहता है केवल। कोई कहता है हम वृंदावन के कौआ का बिष्ठा बनना पसंद करते हैं। अब बताइए ऐसा ऐसा अतिशोक्ति वाली बात। तो यह जो है जियो रिलीजन, है कि नहीं। कोई कहता है कि काशी में जा कहीं मरेंगे, कोई कहता है वहां कौआ जाकर भी बनारस में मरता है तो कहता है स्वर्ग मिलता है कि नहीं। तो इस प्रकार का सेंटिमेंट भाई परमात्मा सभी जगह है, सभी जगह हम लोग जानते हैं किस प्रकार से मुक्ति मोक्ष होता है भाई, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, है कि नहीं। किस प्रकार से संस्कार आता है, क्या क्या होता है, किस प्रकार से विकास होता है, यह सब टॉपिक मेरा नहीं है। तो यह जियो रिलीजन है जो कि खास भूखंड से भाई रिलीजन से जुड़ा, रिलीजन से संबंधित जो जुड़ा हुआ है, तो उस प्रकार के जियो सेंटिमेंट प्रभावित होते हैं। कोई जियो इकोनॉमिक सेंटिमेंट है, इट इज द जियो सेंटिमेंट इन इकोनॉमिक स्फीयर, although there is no iron ore or cheap electricity, we must have a steel plant in our area in parallel economic and political fascism। हम जानते हैं, अभी चर्चा किए हैं इसी जियो सेंटिमेंट के तहत, उसका पार्ट कौन पार्ट आ गया था, जियो इकोनॉमिक सेंटिमेंट, कि भाई हमारे स्टील प्लांट क्या भाई खोल दिया जाता है, और वहां ना कच्चा खनिज है, न कच्चा खनिज तेल है, न विद्युत है, खोल दिया।
अब भाई क्या है भाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहीं खुल जाता है, कहीं पर है न जल कहीं खोल दिया, कहीं पर है भाई बिजली का थर्मल पावर खोल दिया गया। हम जानते हैं भाई बिजली का मतलब होता है आने वाला एक स्विच दबाया तुरंत पहुंचा कहीं से कहीं, इसमें तो टाइम लगेगा नहीं। अब उसको का माल कहीं है, अब बिजली पहुंचाने के लिए यहाँ पर खोल दिया, मेरे यहाँ थर्मल पावर वहीं खुलता, एक स्विच ऑन करता और तुरंत हमको मिल जाता है यहाँ बिजली। इसमें क्या अच्छी बात है भाई, तो जियो इकोनॉमिक सेंटीमेंट कर दिया भाई, तो उसमें जोड़ दिया। हर प्रकार का कोई आदमी कह दिया भाई कि भाई हमारे एरिया से है कि नहीं, या जो है ये मेरे एरिया में जो है खास जगह है, वहां पर क्या है इस जगह से हम कच्चा माल जाने नहीं देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, कच्चा माल नहीं जाने देंगे। तो ये क्या है किस प्रकार का, अभी देखिए कि या जियो सोशलिज्म में देखे, जैसे जियो सोशलिज्म में देखे अभी कुकी मई का जो है या मणिपुर में हुआ, इसी प्रकार का जियो सोशलिज्म सब है। तो हम क्या करते हैं, हर प्रकार के चीज में क्या करते हैं उसको बांध देते हैं। तो हमको इस प्रकार के जियो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म में कोई कहेगा क्या, कि कहेगा क्या, किसी को प्रकार का रहेगा, अब किसी के प्रकार का नेता जो होगा कोई सोचेगा कि भाई यहाँ से हम अगर किसी चीज का प्रचार करते हैं तो मेरा बहुत अच्छा से लोग समझता है और मेरा पॉलिटिकल पार्टी अच्छा से फलता फूलता है। अब आएगा बिहार में जो आएगा क्या आएगा जाएगा चंपारण, क्या बात महात्मा गांधी यहीं से बुल देश का मिला। अब जो आता है वही चंपारण से शुरू करता है, कहता है यहाँ से शुरू करेंगे सब, एक जियो सेंटीमेंट देता है लोग को, और कहता है कि बिहार का जो चंपारण बहुत अच्छा जियो सेंटीमेंट दे दिया गया उसको, और वहीं से सब कुछ तो जियो पेट्रोटिज्म का तहत आ गया। जैसे भारत महान है, मेरा भारत महान है, भारत हमारी माता है, भूभाग्य देशभक्ति, हम भारत देश के हैं, कपूत है, अब बाकी सब है कपूत है, ऐसा सोच दे देता है सेंटीमेंट। क्या है दुनिया पूरा है सब सपूतों का है, परमात्मा का विकास है, सब परमात्मा के संतान है, तो दूसरा कैसे कपूत है, हमें केवल सपूत कैसे भारत के संतान हो गए, सब सपूत है। इस सेंटीमेंट से हमको बचना पड़ेगा, है कि नहीं। ये जियो सेंटीमेंट में पढ़ के कोई भड़काता हमको, हमको भड़कना नहीं है। यस दादा, टाइम इज ऑल्सो, आप कंक्लूड कर लीजिए। टाइम हो गया दादा, ये तो बहुत बाकी है। हाँ ना, तो फिर कंटिन्यू करिए, लेट शुरू किए ना आप, या प्रॉब्लम तो ठीक है दादा। जी जी जरा, तो यह क्या है, भारत महान देश है, सब हो गया, जियो पेट्रोटिज्म के तहत आ गया। उसी पर जियो पॉलिटिक्स हो गया, लिमिटिंग सोशलिज्म टू दियर कंट्री ओनली। जैसा बताया जियो पॉलिटिक्स अपने खास एरिया में पॉलिटिक्स की बात करेगा, है कि नहीं। उसी प्रकार से कास्ट सेंटीमेंट है, अभी देख रहे हैं पूरे समाज को कास्ट में बांट दिया है कि नहीं, पूरे छोटे छोटे कास्ट सेक्ट में बांट कर रख दिया है, सब दौड़ लगाता है उसी जाति में। अब जाति है बात का है आरक्षण, आरक्षण क्या है, तो रोजी रोटी नौकरी भाई, तो सबको दे दो नौकरी, बात खत्म भाई, चाहे का यह कास्ट सेंटीमेंट बात व्यवस्था रहेगा रोजी। इस प्रकार के हमको जो पॉलिटिक्स से बचना है, तो जियो सेंटीमेंट से परम पुरुष को पाना संभव नहीं है, इसलिए सभी प्रकार के सेंटीमेंट हमको बच के रहना चाहिए। कई प्रकार के सेंटीमेंट मनुष्य को सीमित तत्व के बंधन में बंधित कर देता है, इतना ही नहीं एक जनगोष्ठी को दूसरे जनगोष्ठी के क्रम से दूर हटा देता है, दुश्मनी फैला देता है। केवल इतना ही नहीं, एक जनगोष्ठी दूसरे जनगोष्ठी को नस्ताबूद करने के लिए। क्लास कंटिन्यू कल रहेगा, टॉपिक यही रहेगा। आज अगर किसी को अगर कुछ शब्दों में कुछ जानकारी चाहिए तो 10 मिनट का समय दीजिए केवल। ये किन्हीं को कोई हो सवाल तो ले सकते हैं, हमारे विद्वान राजेंद्र दादा वगैरह सब हैं, प्रमाण दादा वगैरह सब हैं, कोई भी दे सकते हैं जवाब, हम भी देने की कोशिश करेंगे। ना कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, आपका कोई प्रश्न है तो। वैसे दादा ने बहुत खूबसूरत ढंग से समानों में जाती थी समाज से शुरू किया, मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए उन्होंने बताया, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि ईश्वर केंद्रित दर्शन जो है वो 3 पहलू पे आधारित है, दैट इज मानसिक बौद्धिक पहलू, आध्यात्मिक पहलू और सामाजिक आर्थिक पहलू जो हमारा प्रवृत्त है। इसके बाद दादा ने
आप में से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं इस गैप में बोल रहा हूं जब तक आप हाथ रेज नहीं किए हैं या प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। तो दादा ने पथ भी बताया कि 3 तरह के पथ हैं, विवेक का पथ, भाव प्रवणता और भक्ति का पथ। भाव प्रवणता जो आज का विषय था, विशेष करके न्यू ह्यूमनिज्म, बुद्धि की मुक्ति, दादा ने बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किया है। आई थिंक दादा आप बड़ी खूबसूरत ढंग से आपने इसको एक्सप्लेन किया था। एंड स्पेशली जो आपने लास्ट में बताया कि समाज तत्व और स्वार्थ केंद्रित जो मानसिकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू था। मेरे पास तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो धन्यवाद दादा, आपने इतना सुंदर क्लास लिया आज का, और उम्मीद है कल आप फिर कंटिन्यू करेंगे। और जियो सेंटिमेंट तो आपने काफी विस्तार में समझाया हम लोगों को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोगों को समझ में आया होगा। सबका ये प्रिय विषय है नव्य मानवतावाद, और ये हमारे दृष्टिकोण को, जैसा आपने शुरू में बताया कि हमारा जो दृष्टिकोण है मेंटल, नाम ही बाबा ने दिया है बुद्धि की मुक्ति। बुद्धि सबको है, बुद्धि मुक्त कैसे हो,